ओके, तो आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक में। क्लियर, दो पार्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अभी मैं एंड में बताता हूँ। जो फाउंडेशन के हमारे दो चैनल है, दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी, टेलीग्राम के भी, ठीक है, कैसे आपको ज्वाइन करने हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। आप बताइए मेरे दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या? Sir, I am preparing for RRB PO. I need to score 25 on a GS section. Please tell me from now I can need to cover. बेटा अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करो। इसके पैरेलल करंट अफेयर्स जो मैं वीकली एमसीक्यू जनवरी करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ, उसको कवर करना, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी, ओके, अरे वाह बहुत बढ़िया। केंद्रीय बैंक है, और बताओ और क्या मेरे दोस्त, और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसको लेकर? ठीक है सर, ये बड़ा मक्कार है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। सर ये बड़ा मक्कार है, आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन इसने आगे कर रहा है ना। बैंकों का पाप है, अच्छा ये देखो, ये यूपी का होगा जरूर, बैंकों का पाप है। अच्छा, फादर ऑफ ऑल बैंक, बैंकर्स टू बैंक, ओके। और ऑल इंडिया बैंक है, सेंट्रल बैंक है, अच्छा। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बना हुआ है। पापा को रेगुलेट करने के लिए मम्मी, तुमको रेगुलेट करने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरे भाई, हमको रेगुलेट करने के लिए कंपनी, ठीक है। मतलब किसी न किसी को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है मेरे दोस्त? हाँ या ना? और जरूरी भी है। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए भी रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत थी। इंडिया को रेगुलेट, इंडिया में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसे साउंड करे, ठीक है, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाए। तो देश में केंद्रीय बैंक की जरूरत थी। शुरुआत से हमारे देश में ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर केंद्रीय बैंक का फिर आरबीआई बना, ऐसा नहीं है। हमें जरा समझना है, एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन, ओके। हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, भारत का आरबीआई, अलग अलग देशों के अलग अलग केंद्रीय बैंक होते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ओके। चलिए, Hilton Young Commission was the Royal Commission on Indian Currency and Finance set up by the British Government of India in 1920। 1920 की बात है मेरे भाई, एक कमीशन बना था, उसका नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कोई दिक्कत? कब बना था ये कमीशन? 1920 को बना था, 1920 को बना था। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कब बना था मेरे भाई? 1920 को। बोलते चलिएगा, कब बना था मेरे भाई? 1930 को, ओके, ठीक है। कब बना था? 1930 को बना था, 1930 में बना था, क्लियर है ना? 1930, 1920, 1920, 1920, अच्छा 1930 में, 1930 बोल रहा हूँ, चलो 1920 में बना था मेरे दोस्त। 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बना। इसको बनाया किसने था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस बनाया था। इसी कमीशन ने 1926 में, 1926 में एक रिकमेंडेशन दी, अपना सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, क्लियर है। ओके, देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसी के रिकमेंडेशन पे 1934 में आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934 आया मेरे दोस्त। कौन सा एक्ट आया मेरे भाई? आरबीआई एक्ट 1934 आया। तो स्टार्ट करते हैं, कब हमारा ये कमीशन बना था? 1920 में हिल्टन कमीशन बना था, ओके। ये यूं है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बना था। 1926 में इस कमीशन ने रिकमेंड दिया कि देश रिकमेंडेशन दी कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ओके। और 1926 के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये कमीशन कब बना था मेरे दोस्त? मतलब एक्ट कब आया? 1934 में आरबीआई एक्ट। इसी एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे 1935 में, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। अभी 1 अप्रैल को हम लोगों ने आरबीआई का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया था, ओके। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ओके। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? भाई ये सारे में डाउट लूंगा तुम लोगों के बीच में, मैं डाउट सेशन लाता रहा करूंगा। इस वीक में हम लोग एक डाउट सेशन करेंगे, प्लस उसमें मैं कुछ आपके लिए चंद चीजें और लेकर आऊंगा, ठीक है। वो मेरा कमिटमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको दूंगा। इसलिए अपने सवालों को जरा अपने मन में रखिए। ये जिस दिन डाउट सेशन होगा मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, एक गूगल फॉर्म तुम लोगों को दे दूंगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, उसमें अपने डाउट लिख देना, और उन्हीं डाउट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इस तरीके से चैट में डाउट ले पाना, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक दिन पहले गूगल फॉर्म दूंगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करना, उस फॉर्म में मेरे भाई सारी डिटेल्स अपनी डाल देना, मतलब जो भी आपके डाउट है बैंक रिलेटेड है, इवन कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो सारे डाउट या फिर टॉपिक वाइज जो डाउट है वो सारे डाल देना। वो एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे, अब जरा समझ लो, ठीक है, ठीक है। ये जो सत्यनारायण की कथा चल रही है, इसको सुन लो एक बार ध्यान से। तो 1920 में बच्चों क्या बना था? सर बना था एक रॉयल कमीशन, जिसको आप हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। हिल्टन यंग कमीशन बोलिए या फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बोलिए। इसी कमीशन ने मेरे दोस्त रिकमेंडेशन कब दी थी? 1905 में दी थी। कब दी थी बेटा? 1905 में दी थी। कब दी थी? 1905 में दी थी। यस और नो? यस और नो मेरे भाई, यस और नो?
नो 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 नो, कब दी थी? 1926 में दी थी। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे मेरे दोस्त 1934 में एसबीआई बना था, है ना? यस और नो मेरे भाई? इसी कमीशन के रिकमेंडेशन में 1934 में एसबीआई बना था। यस और नो? यस और नो मेरे भाई? एक तो यस नहीं मिलना मेरे दोस्त, एक तो यस नहीं मिलना। नहीं, सब नो 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 कर रहे हैं। अच्छा, 1934 में नहीं बना था? 1934 में तो सर आरबीआई एक्ट आया था। सर क्या पढ़ा रहे हो? कुछ तो आता नहीं है आपको, पहले खुद पढ़ के आओ तो पढ़ाना। अच्छा, एक्ट के आधार पर मेरे दोस्त आरबीआई कब बना था, कब से काम करना चालू किया उसने? अप्रैल 1 1935 से। ओके, शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का कोलकाता में हुआ करता था। कहां पर होता था मेरे भाई? कोलकाता में, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसका हेडक्वार्टर मूव करके मुंबई महाराष्ट्र ले गए। पता है कौन सा साल था? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बड़ा 1937 है, ठीक है? 1937 1937। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो 20 से 26, 26 से 34, 34 से 37 में हम लोग पहुंच गए। शुरुआत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ये भी मेरे दोस्त प्राइवेट था। इसमें भी सरकार की हिस्सेदारी मेजॉरिटी में नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत है कि सरकारी बनाया जाए। तो इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। मेरे भाइयों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1939 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यस और नो? मेरे भाई बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर? एक बार यस लिख देना मेरे भाई। यहां तक क्लियर? एक बार लिख देना। देखो, यस 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 यस, मुझे पता है। दो चार पाखंडियां बैठे हुए मेरे भाई हैं। दिखा रहे कुछ और है, देख कुछ और रहे हैं मेरे भाई। यस 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 यस। 1939 था बेटा, 1939 था, 1939 था, 1939 था, 1949 था। तुम यस 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 कर रहे हो। यहां तक क्लियर? अब आरबीआई तो बन गया मेरे दोस्त। आरबीआई बन गया, इसको पढ़ लेते हैं। हिल्टन कमीशन 1926 में कमीशन हैड रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। आरबीआई स्टार्टेड इट ऑपरेशन फ्रॉम 1 ऑफ अप्रैल 1935। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934। सो इट इज आल्सो नोन एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। दो बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, एक मेरे दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। संविधान के आधार पर कोई बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई एक्ट के आधार पर बन रहा है तो स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ तो ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, नेक्स्ट यार। इनिशियली सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का कलकत्ता में था, फिर मुंबई चला गया 1937 में, 1937 में। ओके, 1937 में। क्लियर भाइयों? 1937 में। एनी डाउट? बफरिंग बफरिंग बफरिंग, अच्छा बफरिंग हो रही है तो बेटा रात को इतना चटियाते क्यों कि सारा का सारा इंटरनेट एग्जॉस्ट हो जाता है? थोड़ी देर क्लियर रख दिया करो, फोन वोन भी बचा के रखा करो, भाई भी है। हाँ? अब जो आगे बढ़ते हैं। 1949 फर्स्ट ऑफ जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इनिशियली आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था, देन इट वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है मेरे भाई? डन। नेक्स्ट। आपको पता है अपना हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का? मुंबई में। लेकिन दिशाएं कितनी है सर? चार है। ईस्ट है सर, वेस्ट है, नॉर्थ है सर, साउथ है। अब ऐसा तो नहीं कि हेड ऑफिस से सारे काम हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? ईस्टर्न रीजन के लिए एक ऑफिस बना दिया, नॉर्थ के लिए अलग, साउथ के लिए, वेस्ट के लिए अलग। ओके, और इसको नाम क्या दिया? इसको नाम क्या दिया? लोकल बोर्ड। लोकल बोर्ड। क्या नाम दिया मेरे भाई? लोकल बोर्ड। क्या नाम दिया मेरे भाई? लोकल बोर्ड। क्या नाम दिया मेरे भाई? लोकल बोर्ड। तो अपने यहाँ पर कितने लोकल बोर्ड है? अपने यहाँ पर कितने लोकल बोर्ड है मेरे भाई? चार। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है मेरे भाई? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, डीएमसी के। ठीक है, डीएम से पीके उनका नाम पड़ गया सीके, तो डीएमसी के। ओके बेटा, डीएमसी के। कोई दिक्कत? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बेटा आरबीआई बन गया, आरबीआई के ऑफिस भी बन गया, अब इंसान चाहिए काम करने के लिए, तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे भाई? एक सेंट्रल बोर्ड बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड में टोटल बंदे बैठा लेगा 21। कितने बंदे बैठे सेंट्रल बोर्ड में? कितने बंदे बैठे? टोटल मिलाकर 21 बंदे बिठाए गए। ओके, इन 21 बंदों में जो सबसे ऊपर बिठाए गए वो थे गवर्नर साहब। ओके, एक गवर्नर साहब हो गए। अब गवर्नर साहब का अकेले मन नहीं लगा तो कहते हैं कि देखो दोस्तों, मैं अकेले तो नहीं रहूंगा, मुझको कोई चाहिए, तो इनके लिए चार गवर्नर और बिठा दिए गए, लेकिन उनको नाम दिया डेप्यूटी गवर्नर। ओके, तो चार डेप्यूटी गवर्नर हो गए। डेप्यूटी गवर्नर का भी मन नहीं लग रहा था तो वित्त मंत्रालय से बुलाए गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ गए। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मन नहीं लग रहा था, इनको थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इनके लिए चार लोकल बोर्ड से बुलाए गए। लोकल बोर्ड वालों को तो ज्यादा ही मन नहीं लग रहा था, तो बेटा 10 सरकार ने कहा कि हम अलग अलग विभागों से नॉमिनेट करेंगे। कैन इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल मिलाकर कितने हुए बेटा? 21। टोटल मिलाकर कितने हुए? 21। ओके, मेरे भाई एक गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चार चार आपके आ गए। सीबी क्या? सेंट्रल बोर्ड। ओके, लोकल बोर्ड एंड 10 इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनी डाउट? एनी डाउट मेरे भाई? पढ़िए तसल्ली से एक बार, एक बार और। हाँ, चल रहा है ना कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर है। एक गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर, चार लोकल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अपने को हटाऊं? ले मेरे भाई, अपने को हटा दिया। खुश? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर 27 रीजनल ऑफिस है, चार सब ऑफिस है। जब आप लोग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएंगे, आरबीआई असिस्टेंट बन जाएंगे, तो आप इन्हीं ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है, भगवान करे मां सरस्वती मेरे जवान पे विराजमान हो जाए, तुम लोग सबके सब सरकारी ऑफिसर बन जाओ। ठीक है, तो मेरे 27 रीजनल ऑफिस है और चार क्या है यहाँ पर? मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ तुम्हें? कुछ नहीं आ रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? 27 रीजनल ऑफिस है, चार सब ऑफिस है मेरे भाई। 27 रीजनल ऑफिस है, चार सब ऑफिस है। कोई दिक्कत? ऑल डन। चलो अब मनी मन में रिवाइज करते हैं। करो ना, मनी मन में करते हैं रिवाइज, फटाफट से करो मेरे मनी मन में रिवाइज, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया। इंतजार क्या करो, मन की भात थोड़ी आवाज आती है, तो मैं भी मन में कर रहा हूं, तुम भी मन में करो, रिवाइज करो। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम, मनी मन में रिवाइज करो। 1920 से शुरू करो। डन हो गया? चलो कहानी पढ़ते हैं दोबारा से। 1920 की बात थी, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बना था, जिसको कि हम लोग हिल्टन या कमीशन बोलते हैं। हिल्टन या कमीशन ने 1926 में अपना रिकमेंडेशन दिया था, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, जिसका नाम पड़ा आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई के प्रोविजन के बेसिस पे 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया था। आरबीआई भी प्राइवेटली ओन्ड था, उसका हेडक्वार्टर, सॉरी कुछ चीजें मिक्स हो गई, शुरुआत में उसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, फिर मुंबई भेज दिया गया 1987 में। आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था मेरे भाई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, जनवरी 1949 में। क्लियर है मेरे भाई? स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। इसके अलावा इसके टोटल मिलाकर चार लोकल बोर्ड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, टोटल मिलाकर सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं, एक गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर, चार लोकल बोर्ड, दो वित्त मंत्रालय, 10 आते हैं मेरे भाई अलग अलग विभागों से। ओके डन। पढ़ लीजिए इसको। एक शक्तिकांत दास, चार डेप्यूटी गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर रट्टा मार देना, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल देव पत्रा, एम राजेश्वर राव। ठीक है, फटाफट पढ़ो इसे। अभी जो हमारे गवर्नर साहब शक्तिकांत दास साहब है, ये 25th गवर्नर है। ओके, 25th गवर्नर है आरबीआई के। क्रांति यही है बेटा। बेटा अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ, इसी में शुरू कर दूंगा। ठीक है, जनवरी करंट अफेयर्स।
चलो आगे बढ़ते हैं। 4 लोकल कोर्ट से आगे, 2 वित्त मंत्रालय से आगे, 10 इज नॉमिनेटेड बाय, टोटल मिलाकर 21 मेंबर हो गए, ठीक है डन। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडी, टोटल मिलाकर 5 है, और ये सब्सिडी का मतलब क्या होता है। अब मुझे पढ़ाना है तो मैं सब्सिडी, आज सब्सिडी पढ़ाऊंगा, कल एसोसिएट, मतलब कल एसोसिएट पढ़ेंगे। अब ये सब्सिडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, आपको पता है मेरी कंपनी का नाम क्या है? मेरे तो मेरी कंपनी का नाम पता है आपको क्या है? चिरकुट कंपनी, ओके। ठीक है, चिरकुट कंपनी। आज तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने मार्केट में खबर आने नहीं दिया, इसलिए ना तुम्हें पता है यार, लोग जलते बहुत है मेरे दोस्त, ठीक है। फेसबुक में मेरी कैपिटल जो लगी है ना, 88% है। ये मान चुका है, इसको फालतू की ऐसी कराता रहता है। जब भी इसको कुछ फेसबुक में लाइक बटन अगर हटाना लगाना है, कुछ बड़ा छोटा करना है, तो मेरे को मैसेज करता है कि भाई ऐसा करना कर दूं क्या? हाँ, मैंने कहा ठीक है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 88% का ऑनर मैं हूं मेरे भाई, इसमें मेरी कैपिटल लगी है। सुंदर पिचाई कोई भी काम करने से पहले, इवन उसने अड्डा में फंडिंग भी करी थी, तो उसने मुझे फोन किया था, नहीं लगा सर कैसे करके पैसे मांग रहे हैं, क्या करें? मैंने कहते मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, अपनी कंपनी में अंदर बैठ के देखता रहूंगा, क्योंकि मेरे 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 भाई इसमें मेरी 62% हिस्सेदारी है, लगभग कितनी मेरे भाई 62%। हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब अमेज़न पे कौन सा प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट नीचे रहेगा, कौन से प्रोडक्ट को मेरे भाई प्राइस कितने रखने, ये कोई नहीं डिसाइड करता। ये मैं तभी तो तुम्हारा डिले हो गया था कल करंट अफेयर, कल मैं अमेज़न पे काम कर रहा था, इसलिए मैं कल सेशन नहीं ले पाया था 9:30 बजे, आज इसलिए लगाया क्योंकि मान ही नहीं रहा था वो टकलू। वो कह रहा भाई थोड़ा तो टाइम दे, थोड़ा तो टाइम दे, क्या तू वॉरियर में लगा रहता है, मैं तेरा वॉरियर निकलवा दूंगा। नहीं मेरे भाई, मैं वॉरियर पे लगूंगा, तू अमेज़न पे लग, बट फिर भी मैंने थोड़ा काम उसका करा दिया, मेरी इसमें 40% हिस्सेदारी है, ठीक है। अब नीता अंबानी मानती नहीं है, आशीष सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना करके, अरे वो आओ ना हमारा सेंटर इनॉग्रेट था, मैं तो सेंटर में पहुंच नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था मेरे भाई तुम्हारी क्लासेस के चक्कर में, नहीं तो मैं मुंबई जाने की सोच रहा था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में असल में मालिक मैं ही हूं मेरे भाई, मेरी यहाँ पर 75% हिस्सेदारी है। अब अडानी का डूबा ना, मैं सोच में जब अडानी डूबा था मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, तो तुमने मेरे चेहरे से अगर पकड़ा हो तो, क्योंकि अडानी में भी मेरी हिस्सेदारी है, बट अडानी में मेरी हिस्सेदारी 30% है, बट टेंशन आना तो बनता है, 1 रुपया चवन नहीं हो मेरे भाई, 30% हिस्सेदारी कम नहीं होती है। अब बताओ कंपनी वाले फालतू नहीं उड़ रहे हैं, इनका बाप कौन है मेरे भाई, बताओ फटाफट बताओ। एक मूवी आई ना, मेरा बाप कौन है, तो इनका बाप कौन है मेरे दोस्त, ठीक है, इनका इनका कौन है, आप, ठीक है। छोटी मोटी बातें नहीं करता मैं, बस तुम लोग बताना नहीं किसी को, तो पता है ना, फिर टेंशन बढ़ जाती है मेरे भाई, इधर उधर से फोन आने लगते हैं, ये दो वो दो, ये सब कंपनी मेरी मेरे दोस्त मेरी है, लेकिन कैसे जरा समझते हैं, ध्यान से देखना। चिरकुट कंपनी, जो चिरकुट कंपनी है, अगर ये किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा, भाई इसका मतलब होता है मेजोरिटी स्टेक, 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है, तो जो कंपनी हिस्सेदारी रखती है वो तो बन जाती है पेरेंट कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी में रखती है वो कंपनी बन जाती है मेरे दोस्त सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत? सर आप भी मोदी जी जैसी बात करते हो, सुनो मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है। हाँ, पतंग बना के उड़ा दूंगा अभी मैं, अंडमान निकोबार भेज दूंगा, फिर वो करते रहना वहां पे बैठ के। हाँ, मुझे गलत पसंद नहीं है, ठीक है। और फेंकने से मेरे भाई अच्छी चीज हो रही है तो क्या दिक्कत है, फेंकना चाहिए, लंबा लंबा फेंकना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा सब्सिडी होल्डिंग, और सच में मैं कंपनी का मालिक हूं, थोड़ी देर के लिए समझ लोगे तो दिक्कत क्या आ रही है, पेट में दर्द हो जाएगा भाई, इतना बड़ा बन जाएगा तो है। एक तो कंपनी तुम्हें भी दे दूंगा, इतना रोने का नहीं। चिरकुट कंपनी बताओ मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, 51% उससे ज्यादा की हिस्सेदारी जिस भी कंपनी में रखेगी वो कंपनी की वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। तो ये बताओ चिरकुट कंपनी किन किन कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, चिरकुट कंपनी किन किन कंपनी की होल्डिंग कंपनी बताइए। चिरकुट कंपनी मेरे भाई किन किन कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, ठीक है बताइए। किस किस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है सर, इसकी होल्डिंग कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं है, 40% है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है, अडानी की मेरे भाई यहाँ पर होल्डिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। अब एक और कंपनी है मैं बताना भूल गया मेरे दोस्त, अड्डा 247, ठीक है, अड्डा 247। अरे लगा था फालतू अल्लाह काटते रहते हैं, असल में मालिक तो मैं ही हूँ, इसमें 7% कैपिटल मेरी है मेरे भाई, ठीक है। अभी बैंक वहां पे प्राइस बढ़ने की कम होने मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, अरे लगा सर दूसरा वर्टिकल पे किसको हायर करना किसको हायर नहीं करना, मेरा कुछ कोई नहीं चला मेरे भाई, समझ नहीं समझ रहे, अल्लाह काटे पड़े हुए, 7% कैपिटल मेरी है यहाँ पर। वो कहते रहेंगे कि बच्चों बच्चों बच्चों, अरे भैया मालिक मैं पहले बच्चों कहूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त ये फुली ओन्ड है, फुली ओन्ड सब्सिडी है। फुली ओन का मतलब समझते हो, मतलब जिसमें 70% कैपिटल आपकी है, वो फुली ओन सब्सिडी है। सब्सिडी बनने के लिए 51% का आपके पास इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम उसकी 51% की हिस्सेदारी तो उसके पास होगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इट इज अ होल्डिंग कंपनी एंड रिलायंस जियो इज अ सब्सिडी कंपनी, ओके। टाटा ग्रुप इज अ होल्डिंग कंपनी, अब टीसीएस इज अ सब्सिडी कंपनी। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। इसका मतलब मैं जो आपको आरबीआई की सहायक पढ़ाने जा रहा हूं उसमें जो स्टेक है वो आरबीआई के पास है, और अच्छी चीज ये है कि सारा का सारा स्टेक ही आरबीआई के पास है, मतलब 100% ओन्ड सब्सिडी है। टोटल आरबीआई की 5 सब्सिडी है, आरबीआई की कितनी मेरे भाई? 5 सब्सिडी है, और पांचों की पांचों में 70% कैपिटल किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहली फटाफट पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड होल्डिंग कंपनी। कितनी देर से ऐसी कैसी करा रहा था क्या मैं अपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में डिफरेंस क्या? रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे सीसा किसके पापा है सीता है? अब भाई होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, ठीक है, जिसके बाद सब बने हैं, बाकी सब सहायक कंपनी। और सहायक कंपनी तब होती है जब 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी दूसरी कंपनी ने ले रखी होती है। टाटा ग्रुप ने भाई टीसीएस में कम से कम 51% की हिस्सेदारी रखी होगी, तभी तो टीसीएस सब्सिडी है, और जिसने रखी बेटा होल्डिंग कंपनी है। जीरो बैलेंस अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है बेटा? जीरो बैलेंस अकाउंट और ये डिफरेंस है कि सभी सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होते, बट सारे के सारे जीरो बैलेंस मेरे भाई बीएसबीडीए आपके होते हैं। बात समझ में आ गई? अभी दिमाग मतलब डाउट होगा तो बता दूंगा। डीआईसीजीसी, इसमें मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था डीआईसीजीसी में जी क्या है, तो जी फॉर गोट ना बेटा गारंटी, सी फॉर कैट ना जी क्रेडिट, डी फॉर डॉग ना जी डिपॉजिट। एक और सी आया, दूसरा सी की पांच, मतलब पहला सी की दूसरा सी एग्जाम में आएगा, तो पहला सी क्रेडिट, दूसरा सी कॉर्पोरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेंगे। दूसरा बीआरबीएन एमपीएल की फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ओके डन। डन मेरे भाई। आईएफटीएस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ओके, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। एक और लिखेगा आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ओके, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्लियर है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्लियर भाइयों? तो टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडी हो गई यहाँ पर?
टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडी हो गई? टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडी हो गई मेरे दोस्त? टोटल मिलाकर यहां पर सब्सिडी हो गई पांच। कौन कौन सी पांच हो गई? एक बार जरा शुरू से देखते हैं। पांच सब्सिडी में आ गई DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दूसरी BRBNMPL, BRBNMPL, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ओके। IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट से उसकी फुल फॉर्म जरा कंप्लीट कर लो। एग्जाम में ना एब्रीविएशन आती है दोस्त। IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ओके। नेशनल हाउसिंग बैंक सब्सिडी नहीं है बेटा, काफी वक्त पुरानी बात कर रहे हो आप। ना ही NHB सब्सिडी है, ना ही नाबार्ड सब्सिडी है, ठीक है? ना ही NHB सब्सिडी है, ना ही नाबार्ड सब्सिडी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। DICGC का काम क्या है? DICGC 15 जुलाई 1978 को बना था। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर माइकल देव पतरस के चेयरमैन है। आप लोग बैंक में जाते हो? हाँ जी सर, बैंक में जाते हैं। वहां पैसा डिपॉजिट करते हो? हाँ जी सर, पैसा डिपॉजिट करते हैं। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस डिपॉजिट को आपके इंश्योर्ड किया जाता है। इस डिपॉजिट पर आपको मिलता है इंश्योरेंस। इन केस आपका पैसा बर्बाद हो गया, मतलब बैंक डूब गया, बर्बाद हो गया, तो आप कितना क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम लिमिट, अर्लियर लिमिट वाज 1 लाख, नाउ लिमिट इज एक्सटेंडेड 5 लाख। इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। मतलब इनकेस अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ओके, और इवन बैंक कोलैप्स कर गया, बैंक कोलैप्स कर गया, तो हाँ आप क्लेम कर सकते हो। पता है कितना क्लेम कर सकते हो? 5 लाख रुपए, ठीक है? अब ये 5 लाख रुपए आरबीआई दे रहा है, ये 5 लाख रुपए मेरे भाई आरबीआई दे रहा है। आरबीआई के बिहाफ पर कौन दे रहा है बेटा? ये दे रहा है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कोई डाउट है तो बताइए मेरे भाई, कोई डाउट है तो बताइए। भैया क्लियर है इतना? नेक्स्ट आगे, BRBN MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता है नोट क्या आरबीआई छापता है? आरबीआई की एक सब्सिडी नोट छापती है। नोट छापने का काम है इसका। 3 फरवरी 1995, जिस वर्ष मैं पैदा हुआ था उसके 2 साल बाद एग्जैक्ट 3 फरवरी को मैं पैदा हुआ, 3 फरवरी को बेटा BRBN MPL पैदा हुआ। भाई ये मेरे 2 साल बाद पैदा हुआ। बैंगलोर इसका हेडक्वार्टर, टी रविशंकर इसके चेयरमैन है। टी रविशंकर, ओके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेरे भाई जो डेप्यूटी गवर्नर है वही चेयरमैन बनाए गए। जो डेप्यूटी गवर्नर है मेरे भाई वही बनाए गए चेयरमैन। बैंक में कितना भी बैलेंस हो सिर्फ आप 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। कल को अगर बैंक को, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है, गवर्नमेंट बंद कर रही है, आरबीआई लाइसेंस रद्द कर रहा है, तो फिर आप कितने तक क्लेम कर सकते हो? अगर आपका खाता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ओके। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तीसरा आता है रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक अगर 5 लाख बिलो हो, वाह, अरे भाई जो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा एंड 5 लाख विच एवर इज लोअर। अब आपके अकाउंट में पड़े 200 रुपए, बैंक बर्बाद हो गया, तो क्या 5 लाख क्लेम करोगे? भाई 200 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए मेरे भाई 7 लाख रुपए, बैंक बेटा कोलैप्स हो गया, आप 5 लाख मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, ठीक है? डन। अगर पैसा नहीं होगा तो देखो फालतू के क्वेश्चन ना करो, ठीक है? मतलब पैसा नहीं होगा, गिलास में पानी भरा नहीं है सर, गिलास में पानी नहीं है, पानी पी ले, पी ले मेरे भाई, पी 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 पानी पी। थाली में रोटी रखी नहीं है सर, रोटी तो दिख रही है, मैं खा ले, खा ले बेटा, खा लो, खाओ फटाफट खाओ, कैसे खा लोगे? पैसा नहीं तो क्लेम तब करोगे ना जब पैसा लुटा होगा, मेरे भाई बर्बाद हुआ होगा, ठीक है? अब आ जाओ रैबिट पे। 2016 में बना था, नवी मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। किरण कार्निक इसके चेयरमैन है, किरण कार्निक, ओके। इसको सेटअप किया था आरबीआई ने अपने आईटी और साइबर सिक्योरिटी नीड के लिए। जो भी आईटी नीड होती है, अब आप देखो हर एक आरबीआई में ऐसा तो नहीं सब मैनुअल काम हो रहा है, लैपटॉप आ रहा है या इवन आईटी रिलेटेड सारे सेटअप किया है, उसके लिए उस काम को देखने के लिए कौन काम करता है? रैबिट काम करता है। तो आरबीआई का सिर्फ आरबीआई के आईटी और साइबर सिक्योरिटी नीड, आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। आप घर में भी ताला लगा के रखते हैं, बट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी नीड के लिए मेरे दोस्त क्या बनाएगा? रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं भाई? कोई दिक्कत है? बेटा आपके देखो ये क्वेश्चन अच्छा, 5 लाख 3 या 4 अकाउंट में रख लेंगे तो सब अकाउंट में देगा ना? नहीं बेटा, आज जितने बड़े तुम चौधरी हो ना उससे बड़ा आरबीआई बेटा चौधरी है, ठीक है? उसने कहा है कि 10 अकाउंट में रख लो, मैं तुम्हारा टोटल मिला के दूंगा, ठीक है? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये होली ओन सब्सिडी, होली ओन का मतलब समझ में आया? याद आ रहा हो मेरे भाई? 100% कैपिटल इसमें मेरी है, सॉरी आरबीआई की है। IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, होली ओन सब्सिडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसका काम है डिजाइन करना, डिप्लॉय करना, सपोर्ट करना आईटी रिलेटेड सर्विसेज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी देश में बैंक के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें आईटी रिलेटेड सर्विसेज का काम, उससे संबंधित काम, वो सारे कौन देखता है? IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, ओके। क्लियर है भाई? आपके अकाउंट में 15 लाख 50 लाख जो भी हो, आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे वापस। इसलिए अकाउंट में पैसे रखो, 5 लाख रुपए तक पैसे रखो, ठीक है? ज्यादा मत रखो। यहां तक दिक्कत नहीं है ना? विवेक दीप इसके चेयरमैन, हेडक्वार्टर मुंबई है, एस्टैब्लिश हुआ 2015 में। इसे पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से, डाउट तो बताइए।
क्लियर भाइयों? डन, नेक्स्ट स्लाइड लो। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और नैपफिड, दो मेरे टॉपिक पेंडिंग है, ये कल कराऊंगा। नैपफिड एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और एक आरबीआई है, ये दोनों कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं प्रिंटिंग प्रेस में। अच्छा आपको ये बताओ, अभी हम लोगों ने एक आईपीएल ओपनिंग देखी थी, आईपीएल ओपनिंग में आपने देखा था सबसे बढ़िया पल कौन सा लगा आपको? सबसे बढ़िया पल, सबसे बढ़िया वो मोमेंट कौन सा जो आपको आईपीएल ओपनिंग के दौरान भाग गया? बताइए। एक से एक ड्रोन्स देखना। ओके, मैंने अरिजीत सिंह, नाइस। जब अरिजीत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए थे, वो मोमेंट मतलब मजा आ गया था। किसके पैर छुए? महेंद्र सिंह धोनी के। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी साहब की मूवी आई थी, नई मूवी थी ना उनकी, ऐसा तो नहीं पुरानी मूवी थी, नई मूवी थी। तो महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी याद रहेगा, एमएसडीएन याद रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी की नई मूवी याद रहेगा बेटा, महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी, महेंद्र सिंह धोनी न्यू मूवी। अब ये चार प्रिंटिंग प्रेस है जो मैसूर और सालबोनी है, ये देवास और नासिक की है। इनमें से दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कौन बता सकता है कौन सी किसकी है? जरा चैट ऑफ करो, मेरे को बताइए। दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है? तो मैसूर और सालबोनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। कोई दिक्कत? मैसूर और सालबोनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैसूर और सालबोनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्लियर है? ये जो मैसूर और सालबोनी है, ये आती है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। और ये दो आती हैं एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत, एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैसूर और सालबोनी, देवास और नासिक, ये चार प्रिंटिंग प्रेस है देश में। चार प्रिंटिंग प्रेस में से आरबीआई की कितनी है? तो आंसर बनता है सर दो। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो आरबीआई की है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। और दो आती है आपकी मेरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, नो, स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से। 1920 में रिटर्न एंड कमीशन बना, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ, इंडिया में सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उस कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया। ओके, शुरुआत में उसका हेडक्वार्टर कोलकाता होता था जब ये बैंक बना था, बट 1937 आते आते ये हेडक्वार्टर कहां पहुंच गया? मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके टोटल मिलाकर चार लोकल बोर्ड, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सेंट्रल बोर्ड में टोटल मिलाकर 21 मेंबर होते हैं। इसमें एक गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर, चार लोकल बोर्ड, दो वित्त मंत्रालय, 10 इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 भारत सरकार के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा टोटल मिलाकर चार डेप्यूटी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल देव पत्रा। एक और यार, ओहो एक भूल गया मैं, टी रविशंकर मेरे भाई, माइकल देव पत्रा, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन। ये तो मेरे भाई चार है, ये तो है, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, माइकल देव पत्रा। ओके, ये चार मेंबर हो गए। ये चार मेंबर कौन हो गए मेरे दोस्त? डेप्यूटी गवर्नर। अब आते हैं सब्सिडी पे। टोटल मिलाकर पांच सब्सिडी है, डीआईसीजीसी, बीआरबीएन, एमपीएल, आईएफटीएस, रैबिट एंड आरबीआईएच। डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बीआरबीएन एमपीएल की फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एंड आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आईएफटीएस इंडियन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। प्रिंटिंग प्रेस टोटल मिलाकर चार है, मैसूर, सालबोनी, देवास, नासिक। मैसूर, सालबोनी आरबीआई की है जो कि बीआरबीएन एमपीएल के अंतर्गत आती है, और मेरे दोस्त देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। भारत सरकार का एक उपक्रम है, कौन सा उपक्रम है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट है? मजा आ रहा है समझ में? मैंने बोला सब याद करा दूंगा। कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी कॉइन होते हैं वो इशू करती है, जितने भी कॉइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। 1 रुपए का जो नोट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए से ऊपर यानी 2 रुपए और अब के नोट इशू करती है। 1 रुपए के नोट जो होता है ना, उस पर जो साइन होते हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, वित्त सचिव के। एंड अब 1 रुपी नोट, अब 1 रुपी नोट, साइन आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आज 2 घंटे पढ़ा दो, अच्छा लग रहा है, कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा 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 अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने अनुभव किया है कि लाइफ में ना, आप अगर जल्दी ग्रो करना चाहते हो, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो, आपको बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तेजी से। ठीक है, ये मैंने खुद के साथ अनुभव किया है। तो मैंने अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत जल्दी ग्रोथ ग्रोथ तो मिली मेरे भाई, ग्रोथ है, अभी भी ग्रोथ है, पर हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। मैं एक और ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता हूँ, ग्रेजुअली बढ़ना, धीरे 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 करना, मैं बाकी चीजों को बैलेंस भी कर सकता था। लेकिन बाकी चीजें बैलेंस नहीं हुई, बैलेंस हुई एक ही तरफ, बैलेंस एक ही तरफ ग्रोथ मिलती चली गई। तो आप थोड़ा 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 लेते चलो, जिससे कि बाकी चीजों को भी बैलेंस कर लो। एक ही तरफ आओगे ना, बाकी चीजें मेरे गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आराम आराम चलो, हौले हौले चल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज मजा आ रहा है पढ़ने में, तेरी ऐसी की तैसी रोज मजा नहीं आता। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? आशीष गौतम के। क्लियर है भाई? एक बार यस सर लिख देना अगर क्लियर है तो। यहाँ तक क्लियर है तो भाई एक बार लिख देना यस सर फटाफट से। देखो एक यस सर वाला एक भी नहीं है, मतलब सारे के सारे फोकस है आज तो, है सारे के सारे फोकस है। बाप रे, नहीं है एक आया यस सर, एक आया यस सर मेरे भाई। बड़ा 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? आशीष गौतम के। 1 रुपए के नोट पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ओके, अच्छा 1 रुपए के कॉइन पर किसके होते हैं? 1 रुपए के कॉइन पे, 1 रुपए के कॉइन पर किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, अब कॉइन पे साइन होते हैं क्या? जो आंसर दे रहे कॉइन पे साइन होते हैं। 1 रुपए से ऊपर के नोट होते हैं आरबीआई के, गवर्नर के। ओके, जितने भी कॉइन होते हैं कॉइन, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, और नोट की बात कर लेते हैं। नोट की तो नोट में दो चीजें, 1 रुपए का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इससे ऊपर के जो नोट है वो आरबीआई इशू करता है, आरबीआई मेरे भाई। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू बैंक नोट मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 एज पर आरबीआई के 1934। फटाफट बताइए इसका मतलब क्या है? आराम से यार, एक ब्रेड खा लिया सुबह से, कुछ खाया नहीं है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, जब तक तुम मुझे बताओ ऐसा क्यों। मैं चैट ओपन कर दिया, इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब 10,000 का नोट आ सकता है, 10,000 तक के नोट आ सकते हैं।
10,000 तक के नोट आ सकते हैं। मैक्सिमम डिनोमिनेशन 10,000 का हुआ है मेरे भाई, 10,000 से ऊपर का नोट लाना पड़ेगा, पर आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट होंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में एज पर आरबीआई एक्ट मैक्सिमम नोट कितने का आ सकता है? 10,000 का आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? 10,000 का नोट आ सकता है, ज्यादा। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी है, बट मैं कहूंगा अभी राइट नाउ नेम याद रख लो, बट चेंज होते रहते हैं। ओके, ठीक है, आगे। अच्छा, तुम्हें पता है कॉइन की कहानी? अच्छा, एक बात बताओ, इतनी कंपनी का मैं मालूम हूँ, गवर्नर साहब मुझे नहीं जानते होंगे? सही बताओ, गवर्नर साहब मुझे नहीं जानते होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, थोड़ी देर में फोन आएगा। अभी बीच में म्यूट करके बात कर रहा था, उन्हीं का फोन था। मैंने कहा अभी वॉरियर पढ़ा लूं कि तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी बनवा लूं, तो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनवानी है और तुम्हारे बिना तो हम बनाएंगे नहीं, और मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने कहा तसल्ली कर लो, यूपीआई के चार्जेस लगवाए ना मैंने, अभी अभी बताऊंगा क्या करना है। तो दोस्त हुआ क्या, एक दिन की बात थी, परेशान चल रहे थे, मैंने पूछा क्या हो गया भाई, मुरझाए हुए क्यों, शकल कैसे उतरी हुई है? कहते हैं यार मुझे कॉइन बनवाने हैं और मुझे जगह नहीं मिल रही। अरे मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ अभी देखते रहा भाई, 2 मिनट में चुटकियों में काम सेट करता है। मैंने क्या किया, मेरे दोस्त मुकेश कुमार अपना एक दोस्त है बहुत बढ़िया, ठीक है, मैंने उसको फोन लगाया, और मुकेश भाई कैसे हालचाल है? अरे गौतम जी बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है? अरे मैंने कहा सब बढ़िया चल रहा है, वॉरियर बढ़िया चल रहा है भाई, करंट अफेयर बढ़िया चल रहा है, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, दवा का सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे बहुत बढ़िया कह रहे हैं, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। अच्छा गौतम जी और बताइए कैसे याद किया, बिना काम के तो आप याद ही नहीं करेंगे। मैंने समझ गया भाई अपना। तो कहता है मैंने कहा देख यार सुन, अपना गवर्नर है ना, अरे वो अपने गवर्नर, हाँ वही वही अपने यार, वही सत्ती भाई, हाँ हाँ वही सत्ती भाई, यार बड़े परेशान चल रहे हैं। क्यों परेशान क्यों चल रहे हैं? अरे यार उनको ना सिक्के बनवाने, उनके पास घर नहीं है, जगह नहीं है, तो तू अपना हाउस नंबर बता ना यार, मैं तेरे घर पे, तेरा इतना बड़ा घर है, मैं तेरे घर पे भेज देता हूँ, मशीनें लगवा देता हूँ। तो उसने कहा नेकी और पूछ पूछ बेटा, उसने अपना हाउस नंबर दे दिया, तुरंत की तुरंत हाउस नंबर दे दिया। किसने अपना हाउस नंबर दे दिया? मुकेश कुमार साहब ने। किसने नंबर दिया मेरे भाई? किसने नंबर दिया अपना? मुकेश कुमार साहब ने। मुकेश कुमार का हाउस नंबर मिलते ही सिक्के का काम चालू। मुकेश कुमार का हाउस नंबर मिलते ही सिक्के का काम चालू। मुकेश कुमार हाउस नंबर MKHN, बेटा याद रहेगा, MKHN, मुकेश कुमार का हाउस नंबर, मुकेश कुमार का हाउस नंबर। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा सिक्के की ढलाई कहां पर होती है? इन 4 जगह होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, इसको आप एक टकसाल भी बोलते हैं। ठीक है, टकसाल भी बोलते हैं। क्लियर है? प्रिंटिंग प्रेस 4 है, मैसूर, सालबोनी, देवास, नासिक, जहां पर हमारे नोट छप रहे हैं, जहां सिक्के बन रहे हैं वो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुकेश कुमार का हाउस नंबर याद रहेगा। डन? ऑल ओके? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मैक्स जो ये कॉइन्स होते हैं वो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। 1 रुपए का कॉइन कौन इशू कर रहा है बेटा? 1 रुपए का कॉइन कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 1 रुपी कॉइन ये कौन इशू करेगा? अब 1 रुपी कॉइन कौन इशू करेगा? अब 1 रुपी कॉइन, वेल डन मेरे भाई। अब 1 रुपी कॉइन सुन लो, ये आंसर तुम दे रहे नहीं, समझ में ना आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं यूं कह रहा हूँ कि 1 रुपया को कॉइन कौन इशू करे, तुमने यूं कह दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैंने सवाल वही सवाल है दूसरी भाषा में पूछ लो कि ये बताओ कि 1 रुपया से ऊपर को कॉइन कौन इशू करेगा, तो तुम यूं कह रहे हैं कि आरबीआई करेगा। अरे भैया मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के कलेजा पीट पीट के यूं ना, अभी मैंने तुमको क्या बताई थी, सारे के सारे कॉइन कौन इशू करता है? सारे के सारे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, सारे के सारे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 रुपए से ज्यादा का हो, सारे के सारे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। 1 रुपए का नोट नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, 1 रुपए से ऊपर का आरबीआई कर रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? कोई दिक्कत? अरे बफरिंग नहीं थी, वो मेरे से बैक हो गया था, बफरिंग नहीं थी, वो मेरे से बैक हो गया था मेरे भाई। अब बताओ कोई डाउट है? अब देखो जरा, कॉइन मैक्सिमम कितने का बाजार में आ सकते हैं? 1,000 रुपए का, एज पर कॉइनेज एक्ट 2011, एज पर आरबीआई एक्ट 1934, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट इज 10,000, एज पर कॉइनेज एक्ट 2011, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कैन बी अप टू 1,000। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत मेरे भाई? वाई नॉट मोर? अभी 1,000 का लिमिट रखा है, उससे ज्यादा का कॉइन का करना क्या है? उनको जरूरत नहीं लग रही है। जो एक्ट में लिखा है उसमें वाई मत पूछा करो। 300 में वो कौन से फांसी की सजा किसमें होती है मेरे भाई? 302 में। तो 302 में क्यों होती है? 300 350 में क्यों नहीं होती है? 450 में क्यों नहीं होती है? भाई उनसे पूछो ना ये वाली बात, वाई का जवाब मत पूछो, एक्ट के बारे में मुझसे ना पूछो, एक्ट में क्यों होती है सर? है सर गाड़ी में राइट साइड में क्यों होती है सर पकड़ने वाला? सर बीच में क्यों नहीं होता? सर बीच में होता है, इधर उधर भी दो बिठा लेते हैं, आराम से यूं यूं चलाते रहते हैं। एक्चुअली मैं कहता ना, हमारे एक सर थे व्हेन आई वाज डूइंग सीए, तो उस टाइम पर एक सही सर थे, हमें टैक्स पढ़ाते थे, ठीक है? तो टैक्स का मतलब क्या है? अब जैसे किसी ने बच्चे ने पूछा सर इसमें स्लैब में 10% ही क्यों, 5% क्यों नहीं है, या 15% क्यों नहीं है? भाई बंदा झूठ देता था, बंदा इधर इधर आ, ठीक है ये बता, ये मैंने बनाया क्या टैक्स ना, मैंने ये रेट डिसाइड करी ना, मेरा काम क्या है? एक्सप्लेन करना, तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें समझाना, और ये कौन बताएगा? सरकार बताएगी, चल दिल्ली निकल। भाई बंदा झूठ देता था। क्या चाह रहे हो, मतलब क्या चाह रहे हो? ऐसा सवाल पूछो जो लॉजिकल हो, ठीक है? ऐसा सवाल पूछ रहे हो मेरे भाई, ठीक है? ये कॉइन क्लियर है? 1,000 का कॉइन हो गया, 10,000 का नोट हो गया, ऑल डाउट क्लियर? कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं जीतना, वो तो टाइम पास था बस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ये टॉप 3 गवर्नर है आरबीआई के, पहले दूसरे तीसरे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबोर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई जेम्स टेलर, एंड थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख। ओके, सीडी देशमुख इज आल्सो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कोई डाउट है मेरे भाई? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? सर ये समझिए 10,000 और 1,000 का कॉइन, अरे क्रांति क्यों लगा पड़ा है लाने में? क्रांति कॉइन मैक्सिमम बाजार में अभी कितने का है? 10 रुपए का आ रहा है, कितने का आ सकता है? 1,000 रुपए तक का कॉइन आ सकता है।
नोट अभी कितने का, 2000 का नोट है, मैक्सिमम कितने का नोट आ सकता है, 10,000 का आ सकता है, ये मतलब है। आ गया क्रांति बेटा समझ में? ओके, 10 का, 20 का, जो भी कॉइन चल रहा है, मैक्सिमम कितने का आ सकता है मेरे भाई? गवर्नर एवरी ईयर चेंज होते हैं ना जी, 3 साल का उनका टेनर होता है, 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है उनका टेनर, मतलब रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। अभी शक्तिकांत दास साहब का जो नहीं, शक्ति भाई, उनका रीअपॉइंटमेंट ही तो हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बचता है, जैसे एसपीएम सीआईएल 2006 में बना था, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये मैं कल कराऊंगा। कल हमारी क्लास होगी 9:30 से 10:30, 11:30, हो सकता है मैं कल 2 से 2.5 घंटे की क्लास लूं, ठीक है। अगर आपके आगे कोई क्लास है, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, कल 2 से 2.5 घंटे की क्लास है, क्योंकि कल मुझे डिनोमिनेशन पढ़ाने हैं आपको, ठीक है, नोट पढ़ाने हैं, मुझे आरबीआई के फंक्शन कराने हैं, ठीक है, मुझे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कराना है, और मुझे मेरे भाई एक दो चीजें और हैं जो कि हम लोगों को प्रीवियस क्लास से लिंक करके पढ़ानी है, हेडक्वार्टर एंड ऑल, ओके, तो वो मेरे को कवर करनी है। पहले एटलीस्ट हम लोग 9:30 से 11 तो कवर करेंगे, उसके बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट लगी तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आधा घंटा और लेंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, अरे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई, ये बताओ फटाफट से, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आना चाहिए, ठीक है। तो ये महफिल है, ये कोई पढ़ाई वढ़ाई का अड्डा नहीं है मेरे भाई, समझना, ये महफिल है। मुझे पसंद ही नहीं है कि वो टीचर लाइक बच्चे, हाँ मौज करो, फुल मौज करो, ठीक है, और मौज में पढ़ते रहो, मौज में सिलेक्शन ले लो, मौज में जिंदगी जियो, बस मौज 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 और मौज, और कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई होनी थी जितनी होली, ये सिर्फ मौज करने का टाइम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजे में रहने का, मजे में रहने का, मजे में जीने का, मजे में खाने का, मजे में पीने का चाय भाई, ठीक है, ठीक है। अभी एक फीडबैक आएगी, 5 स्टार दे देना, उससे कम मत देना, ठीक है भाई, समझ लेना, बहुत फर्क पड़ता है उस पर, सैलरी वैली पे, ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। अगर सच में अच्छा लगा तो 5 देना, जो भी कमी लगती है वो लिख देना, ठीक है, राधे राधे दोस्तों।